आप देख रहे हैं 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर दस्तक देंगे उनमें शामिल है, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? पंजाब ख्वातीन के लिए खतरनाक क्यों बन रहा है? क्या वाकई पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है? तालिबान का वफ्द पाकिस्तान क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज कौमी असम्बली में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पार्टी ओहदेदारान के हमरा एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हो रहा था कि हुकूमती वज़रा की जानिब से जो 2 साल कारकर्दगी प्रेजेंट की गई पब्लिक के सामने, उसके जवाब में लीगी रहनुमाओं ने हर शोबे में हुकूमती नाकामियों की निशानदेही करने की कोशिश की। कौम को बताया कि मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है, खारजा पॉलिसी नाकामी के अंधेरों में डूब चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत ने पूरे मुल्क को जकड़ रखा है। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और लीगी क़यादत हुकूमती कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाती रही, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी के बारे में कौम को बिल्कुल भी नहीं बताया कि इस दौरान जो ऑपोजिशन है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 101 काबीना इजलास बुलाए, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म को ज़रूर देना चाहिए, जबकि अगर नवाज शरीफ के साथ इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो इसी असना के दौरान यानी हुकूमत के पहले 2 सालों में उन्होंने 24 कैबिनेट के जो इजलास है वो चेयर किए हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 54 काबीना इजलास बुलाए। जिस तरह कायदे ऐवान की कारकर्दगी बड़ी अहम होती है, लीडर ऑफ द हाउस इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी कारकर्दगी भी पार्लियामान के लिए बेहद ज़रूरी है। 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे अहम सवाल था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किसे दी जाए। ऑपोजिशन जमातों खुद मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन लीडर को चेयरमैनशिप दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, हुकूमत पर प्रेशर भी बढ़ाया, लेकिन जब ऑपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मिल गई, उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया, तो उस पर उन्होंने इस्तीफा दे डाला। यानी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, लंदन चले गए, लंदन से इस्तीफा आता है, उसके बाद राना तनवीर बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन ओहदा संभालते हैं। कौम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे वक्त में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ कई दिखाई नहीं दे रहे थे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मासूम जवाब देकर कौम को मुतमईन करने की कोशिश की। सवाल क्या था और उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमने अपोजिशन को उस तरह फाल, इतनी भारी भरकम अपोजिशन मौजूद है, लेकिन कोई टफ टाइम हमने नहीं देखा। लोग आपके अंदर होते रहे, आप खुद गिरफ्तार हुए, लेकिन कोई सड़कों पे अपोजिशन को नहीं देखा, कोई एजुकेशन अगर नजर नहीं आया, जिसकी वजूहत क्या थी, कोई कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी नहीं, कतई ऐसी कोई बात नहीं। हमने एक बतौर एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन हमने पूरा कौम को बताया कि हम इनको वक्त देना चाहते हैं, ये अपनी पूरी तरह जो भी इनकी सलाहियतें हैं वो कौम के सामने ले आएँ, इनको भरपूर इनको सपोर्ट मिली इनको, और उसके बावजूद भी ये नाकामी इनका मुकद्दर है। ऑपोजिशन लीडर कौम को बता रहे थे कि वो हुकूमत को मौका देना चाहते थे ताकि हुकूमत अवाम को रिलीफ दे सके। अब यूँ कह लें कि ऑपोजिशन ने हुकूमत को एनआरओ दे रखा था, लेकिन क्या हुकूमत ऑपोजिशन को भी एनआरओ दे रही है? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल आजकल ज़ेरे बहस भी है। इस वक्त एक बार फिर मुल्क में एनआरओ की बाज़गश्त है, एनआरओ की सदाएं बुलंद हो रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सैर का मामला ज़ेरे बहस है। यही सवाल जब ऑपोजिशन लीडर से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इस एनआरओ के मामले पर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। कौन सा एनआरओ है, किसने मांगा है, वो लेके आए कौम के सामने। हुकूमती बेंचों से नवाज शरीफ की वापसी के लिए आवाजें उठ रही हैं। हुकूमती वज़रा और तर्जुमान हर रोज एक नया बयान जारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए आवाजें क्यों उठ रही हैं? क्या नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? बड़ा सादा सा सवाल है। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत वापस लाएगी और क्या हुकूमत वापस ला भी सकती है? क्या एनआरओ मिलेगा? क्या नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो रहे हैं? नवाज शरीफ तिबी बुनियादों पर बैरून मुल्क रवाना हुए थे। उनकी सेहत को देखते हुए वफाक और पंजाब हुकूमत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन अब उनकी वापसी पर बयानात क्यों दागे जा रहे हैं? नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को किसी डील का शाखसाना भी करार दिया जाता है, उसका नतीजा भी करार दिया जाता रहा है और ऐसे बयानात भी हुकूमती बेंचेस से जारी किए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि नवाज शरीफ को डील किसने दी? क्या अब नवाज शरीफ के साथ डील खत्म हो चुकी है? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम पहले और अहम सवाल का जवाब तलाश करते हैं, क्या नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? यकीनन नवाज शरीफ ने वतन वापस आना है,
आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी उनकी सेहत से मशरूत करार दी है। लेकिन नवाज शरीफ कब और किन शराइत पर वापस आ सकते हैं? नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब उन्हें अपनी सेहत की बेहतरी का यकीन हो जाएगा, जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई जाएगी कि वो सियासी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, तभी उनकी वतन वापसी यकीनी होगी। दूसरा और अहम सवाल वो ये है कि नवाज शरीफ को हुकूमत वापस लाएगी या फिर नवाज शरीफ खुद वापस आएंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए माजी के वाकयात का जायजा लेते हैं। हुकूमत ने दावा किया कि उन्होंने बरतानिया के साथ मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा कर लिया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मालूम हुआ कि ऐसा कोई मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता है। हुकूमत साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, सलमान शहबाज, अली इमरान समेत दीगर कई अफराद को वतन वापस नहीं ला सकी, तो क्या मुमकिन है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ पाएं? यकीनन इसके इम्कानात भी ना होने के बराबर हैं। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल कि क्या हुकूमत नवाज शरीफ को एनआरओ दे देगी? इस सवाल का जवाब गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म के खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। सवाल शहजाद अकबर साहब से है कि गांधी को तो मरियम नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं एनआरओ दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जल्दी तैयार कर ली जाती हैं और आपके डॉक्टर्स खरीद लिए जाते हैं। वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट में बताएं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये दो बड़े एनआरओ दिए किसने? आज उनको ये तो सच बता दें। देखें, दो चीज़ें, जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है, आप वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। शहजाद अकबर अपने इस बयान के बाद मुसलसल माजरत करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कौम को यकीन दिला रहे हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए संजीदा है। हुकूमत इस मामले में किस हद तक संजीदा है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। 21 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात का फैसला किया गया। हुकूमती तर्जुमानों ने वज़ीर आज़म को बताया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में मुबैना तौर पर हेर फेर की गई है, लेकिन वज़ीर सेहत पर यास्मीन राशिद ने मेडिकल रिपोर्ट्स पर उठने वाले एतराज़ात की सख्ती से तरदीद की। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल जी कोई ऐसी बात हुई होगी। वजह यह है कि बाकायदा वेरिफिकेशन सैंपल्स की अपनी गवर्नमेंट के लैब के अलावा बाहर भी लैब्स से की गई और उन बाहर लैब्स को भी ये सैंपल भेजा गया और तकरीबन सबकी रिपोर्ट्स एक जैसी आती नहीं, क्योंकि ये तो हमारी जिम्मेवारी थी कि हम इंश्योर करें कि रिपोर्ट्स जो हैं वो बाकायदा, और हमने मुसलसल शेयर भी मीडिया के साथ की। अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या नवाज शरीफ डील के जरिए बैरून मुल्क गए या उन्होंने हुकूमत से एनआरओ लिया? इसका जवाब आज वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपनी ट्वीट में दिया है। उन्होंने नैब कवानीन में नून लीग की जानिब से तरामीम का मुसवदा शेयर किया। साथ ही ये भी लिखा कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा। हुजूरे वाला, ये है वो जराए और वो दस्तावेजात जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया है। तारीख गवाह है कि हर बार PMLN की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया है। वज़ीर इत्तलात की ट्वीट से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि नैब कवानीन में तरामीम पर इत्तफाक राय नून लीग की हुकूमत की मशरूत मदद के लिए तैयारी इस पर की जा रही है कि अगर वो इस मुसवदे के ऊपर एग्री करते हैं तो फिर नून लीग कानून साजी के अंदर अपनी हिमायत करेगी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत नून लीग की मुजव्वज़ा तरामीम तस्लीम करेगी या फिर लीगी क़यादत के खिलाफ जारी एहतसाब के अमल को सुस्त किया जाएगा? इस मामले पर भी हुकूमत कंफ्यूज दिखाई दे रही है। सेनेटर शिबली फराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब को नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए किरदार अदा करने का कहा है। उन्होंने कहा कि नैब इंटरपोल के जरिए नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इकदाम करे। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब अकबर का भी यही मुतालबा है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ का स्टेटस मफरूर है और हुकूमत नैब से कहेगी कि वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए इकदाम करें। नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। हम नैब से भी कह रहे हैं, क्योंकि ये केस नैब का है, नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि ख़ुद आने के तो हैं नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फ़ाइल करें। ये सज़ा याफ्ता मुजरम हैं और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। अब हुकूमत तो नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नैब को किरदार अदा करने का कह रही है, लेकिन नैब ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले से इजहार लाताल्लुकी किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब ने नवाज शरीफ को लंदन भेजा नहीं तो वापस क्यों लाए।
नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे और वापसी के लिए वजारत दाखिला बरतानवी हुकूमत और इंटरपोल को खत लिखे। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नैब ने नहीं, वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत जिसका पहला मौक़िफ़ था कि साजिम की जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इससे पहले हुकूमत अदालत जाने से मुताल्लिक क्या कह रही थी, हमारे प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए हमारे ये इशू ज़ेर गौर है कि उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए जल्द हम कोर्ट में मूव कर रहे हैं कि ये 2 नंबर लोग 2 नंबर तरीके से गए, कोई इलाज नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक ठाक है, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मेला कर रहे हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए। ठीक है, उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए आप अदालत से रुजू करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये ज़ेर गौर है ये मामला। फैज़ल साहब, अब मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे, आप कोई कार्रवाई करें, वापस बुलाए सर? ये ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, बाय द वे ऐसा हो रहा है, विद इन 2 वीक्स ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले 2 हफ्ते में मियां साहब वापस आ रहे हैं? जी हाँ। हुकूमत का बयानिया हर रोज बदल रहा है। मौसमी तगय्युर की तरह हुकूमती पॉलिसियों में भी फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हुकूमती इक़दामात नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कितने अहम हैं। क्या नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा सकता है? क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी में नैब किरदार अदा कर सकती है? इन तमाम तर मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त मुमताज माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। हुकूमत का इस वक्त बरतानिया के साथ ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है जिसके तहत वो नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से वापस वतन ला सकें, और हुकूमत ये कह रही है कि वो मियां साहब को वापस लाने के लिए हर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इरफान कादिर साहब, ऐसे में हुकूमत के पास क्या कानूनी ऑप्शन है जिसके तहत वो साबिक वजीर आजम को वतन वापस ला सकते हैं? देखें, कता नजर इस पे कि हुकूमत साबिक वजीर आजम को वापस ला सकती है या नहीं ला सकती, उनका एक सियासी बयानिया है जिसमें कि वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को नजर आए कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं मियां साहब को वापस लाने की। वरना जहां तक ये रेड वारंट्स का ताल्लुक है, खास तौर पे बरतानिया के साथ आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारी कोई ट्रीटी इस तरह की नहीं है, और माजी में बहुत सारी कई दफ़ा ये रेड वारंट्स यहाँ से पाकिस्तान से इन्होंने उसको अप्रूवल दिया, लेकिन वो रेड वारंट्स इंटरपोल ने भी उनको आगे उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की, और इंटरपोल ने वो आगे बरतानिया नहीं भेजे। और इसमें इसहाक डार साहब के 2 साल पहले रेड वारंट्स इशू हुए थे इस तरह से, फिर हुसैन नवाज के हुए थे, और फिर इंटरपोल ने इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, सलमान शहबाज भी बाहर है, वो भी एब्सकॉन्डर है, अली इमरान भी बाहर है, वो भी एब्सकॉन्डर है, उनको भी हुकूमत वापस नहीं ला सकी। किनको जी? सलमान शहबाज, जहां तक उनकी बात है, फिर इसी तरह अली इमरान जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद है, वो भी बाहर है। सिर्फ वापस नहीं ला सके, बल्कि उन्होंने इंटरपोल ने इनके से बहुत सारे केसेस में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने हमें जो शवाहिद दिए हैं, इनके किसी तरह के भी कोई इंडल्ज इन्होंने किया है किसी क्राइम में, तो वो शवाहिद नाकाफी हैं। इसी पे उन्होंने बहुत सारे इनके रिजेक्ट कर दिए हुए हैं। जी हाँ। तो फिर ऐसे में इरफान कादिर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सलमान शहबाज हैं, जिसमें अली इमरान हैं, जिसमें खुद इसहाक डार साहब हैं, जिसमें हुसैन नवाज साहब हैं, तो अगर ऐसे में हुकूमत नहीं ला सकी तो फिर क्या ऑप्शन बचता है हुकूमत के पास? क्या वो फिर नवाज शरीफ को ला सकेंगे? देखिए, इस वक्त तो उनको अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं उनको? उनके 3 केसेस तो अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लग गए हैं, मेरा ख्याल है। वो अनकरीब वो 3 केसेस जो है सितंबर के पहले हफ्ते में वो लगा दिए उन्होंने, और उसमें फैसला हो जाएगा। अगर वहां पे उनके खिलाफ फैसला होता है फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर उनके हक में हो जाता है तो उनके खिलाफ फिर एक ही केस रह जाएगा, तोशा खाना का। और तोशा खाना का केस जो है उसमें तो वैसे ही किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को उन्होंने पाबंद सलासल नहीं किया, तो मियां साहब को उसमें क्यों पकड़ेंगे? तो ये तो सिर्फ एक सियासी बयानिया है हुकूमत का, इसमें कोई लीगल एस्पेक्ट्स तो मैंने समझता हूँ उसमें है ही नहीं, किसी ने बयान ही नहीं किए सही तरह से। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सियासी बयानिया है और सिर्फ अपनी सियासत को तकवीयत देने के लिए हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि वो वज़ीर आज़म को वापस ला सकेंगे, अदरवाइज इसके अंदर कोई जान नहीं है। अब जरा सर, अगर इन केसेस के स्टेटस की बात की जाए तो आपको याद होगा एवन फील्ड रेफरेंस केस क्योंकि मुअत्तल है, उसके अंदर सजा मुअत्तली हुई थी। इसी तरह से अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस है, वो ट्रायल की स्टेजेस पर था, मियाँ साहब नैब की कस्टडी में थे, वहाँ से सर्विस से उस हॉस्पिटल लाए गए, इलाज जारी रहा, उसके बाद फिर उनकी बरतानिया के लिए सबील हो गई। अभी
आप तोशाखाना रेफरेंस की बात कर रहे हैं, रिसेंट केस है उसके अंदर, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं और वो भी मेरा ख्याल अभी गिरफ्तारी तक नौबत नहीं पहुंची है, अगर वो नहीं हुए तो फिर यकीनन ऐसी को तलवार मियां साहब के ऊपर नहीं लटक रही है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि अल अजीजिया रेफरेंस केस बड़ा क्रूशल है। आपको लगता है कि इस वक्त क्योंकि नैब के पास चल रहा है, ट्रायल की स्टेजेस पर है, तो वहां मियां साहब की गिरफ्तारी के कोई इम्कानात है, या कहां देखते हैं इन तीनों केसेस को आप? देखें, अल अजीजिया केस जो है उसमें तो मियां साहब जो है वो उनकी कन्विक्शन हो गई है ना मियां साहब की अल अजीजिया केस में जी, समझे ना। तो वो अब अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया और अरशद मलिक जो जज साहब हैं जिन्होंने वो फैसला दिया है उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्क्रेडिट कर दिया है और उनको लाहौर हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के 6 जजेस हैं उन्होंने भी डिस्क्रेडिट कर दिया, तो उसको नौकरी से निकाल दिया है। तो वो जो कि उसका तो बेनिफिट जो है इस तरह के जो जजेस का जहाँ कॉन्डक्ट जो है वो मशकूक हो जाए या जजेस डिस्क्रेडिट हो जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो प्रोसिक्यूशन को तो नहीं जाएगा, वो तो फिर मुल्जिम को जाएगा, मियां साहब को जाएगा। लेकिन तो इसलिए वो अल अजीजिया केस तो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इरफान काजी साहब, उसके लिए भी एक तरीका कार था ना कि आप पहले एपलेट कोर्ट के पास जाते हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाएंगे, वहाँ दरखास्त करेंगे मियां साहब के वकला, और उसके बाद वो प्रोसीजर आगे चलेगा। तो आपको लगता है कि उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर और खुद मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी है कि वो कैसे इस केस को परसू करते हैं, जहाँ तक जज अरशद मलिक के कॉन्डक्ट वाला केस का मामला है? सर नहीं, आप मेरी शायद बात मैं समझा नहीं सका या आपने मेरी बात को फॉलो नहीं किया। मैंने ये कहा कि जज अरशद मलिक ने 2 फैसले किए हैं जी। एक उन्होंने फ्लैगशिप में फैसला किया है, एक अल अजीजिया में फैसला किया है। ये दोनों फैसले जो हैं इसमें चूंकि अरशद मलिक का अपना कॉन्डक्ट जो है वो डिस्क्रेडिट हो गया है, वो मशकूक हो गया है, तो शक का फायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को या नैब को नहीं जाएगा, शक का फायदा एक्यूज्ड को जाएगा। तो जिसमें वो एक्वेट हो चुके हैं। जी, मैं इरफान काजी साहब यही पूछना चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक शक उसके अंदर पैदा हो गया, भाम मौजूद है, लेकिन इस फायदे को लेने के लिए भी तो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत से रुजू करनी पड़ेगी ना, कि क्योंकि अरशद मलिक साहब का किरदार बिल्कुल नहीं जी ना बिल्कुल नहीं। ये सारे फैक्ट्स अदालत के सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद पता है, उन्होंने रेफर किया था ये मामला लाहौर हाई कोर्ट को, उसका नोटिस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद लेगी। मियां साहब ना भी वो फैक्ट्स उनके सामने लाएं, अच्छा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं नहीं समझता कि ये वाली कन्विक्शंस जो है ये अल अजीजिया की मेंटेन कर सकता है। अच्छा, अगर अल अजीजिया के मामले पर ये होता है तो फ्लैगशिप जिसमें साबिक वजीर आजम बरी हो गए थे, तो इसका मतलब इसका असर फ्लैगशिप रेफरेंस के ऊपर भी आएगा और उस हवाले से भी कोई रिव्यू हो सकता है? पर नहीं, फ्लैगशिप में तो एक्विट हो गए थे ना जी। तो शक का फायदा जो आपने देना है वो तो आपने एक्यूज को देना है, प्रोसिक्यूशन को थोड़ी देंगे कि शक का फायदा कि एक्विटल खत्म हो जाए। एक्विटल तो खत्म नहीं ना होगा। ठीक है, यानी दूसरे केस में जहां अरशद मलिक साहब ने फैसला मियां साहब के हक में दिया था, तो वो फैसला आप कह रहे हैं कि बरकरार रहेगा अपनी जगह पर? वो बरकरार रहेगा क्योंकि वहां पे शक का फायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा, वहां भी एक्यूज को मिलेगा। और एक्यूज को अगर शक का फायदा देना तो वो तो ऑलरेडी एक्विट हो चुके हैं उसमें। अच्छा, फिर इरफान काजी साहब, ये जो दूसरा बयानिया आजकल जोर पकड़ रहा है कि इस वक्त हुकूमत अपनी क्योंकि सियासी बयानियों को मजबूत करने के लिए, तकवीयत पहुंचाने के लिए, खासतौर पे एहतसाब का बयानिया रहा है, ये बातें कर रही है जैसे आप कह रहे हैं कि लीगली इसमें कोई जान नहीं है, और दूसरी तरफ से ये बयानिया उठ रहा है कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम खुद क्योंकि वापस आना चाहते हैं इसलिए हुकूमत जो है वो अब हाथ पांव मार रही है। तो ये भी तो हो सकता है जो आप बता रहे हैं वो तो राह काफ़ी हमवार लगती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोई इतना चैलेंजिंग नहीं है, जैसे कि केसेस लगे हुए हैं सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी हो सकता है कि आना चाह रहे हो वापस। हाँ, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है वो यही हो रहा है कि उनका जो इलाज है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जो मैंने बहुत सारे जो उस पर जो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक जो मेरे सामने शवाहिद आए हैं, उनका इलाज जो है अभी वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका। और जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता शायद वो ना आना चाहे। तो ये तो जवाब वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। दूसरी तरफ जो आप फरमा रहे हैं हुकूमत का जो बयानिया है वो सियासी बयानिया, तो वो सियासी इसलिए लग रहा है कि उनको जो लीगली जो एडवाइस किया जा रहा है वो कुछ एडवाइस जो है वो मैं उससे एग्री नहीं करता। तो मुझे इसलिए एक इम्प्रेशन ये मिल रहा है जैसे कि ये कोई सियासी बयानिया है। वल्लाह आलम सियासी बयानिया है या नहीं है इसकी वजाहत तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन उनकी जो कानूनी टीम की जो एक जो टेक है उसका, या वो जो इतने कोशा हुए या मियां साहब को वापस लाने में, वो मैं समझता हूं कि मियां साहब वो जो मौजूदा हुकूमत है उसको वो एडवाइस जो है वो उससे मैं एग्री नहीं करता।
अच्छा इरफान कादिर साहब, तिब्बी बुनियादों पर जो रिलीफ मियां साहब को मिला है उसमें शहबाज शरीफ साहब क्योंकि गारंटर हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस पर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए भी हुकूमत कोई दबाव बढ़ा सकती है, गारंटर भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कानूनी तौर पर क्या ऐसा करना मुमकिन है, पॉसिबल है? मैं समझता हूँ हुकूमत समझती है कि शहबाज शरीफ साहब की गारंटीज जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली वो ये कह देंगे कि जी उनका इलाज जो है वो नहीं हो सका। तो हुकूमत अगर इतनी स्ट्रांग होती तो अब तक वो उनकी गारंटीज जो है वो डेफिनेटली वो उनको कॉन्फिस्केट कर ली होती है, उन्होंने गारंटीज को इन्फोर्स किया होता अब तक। तो गारंटीज को तो अभी तक उन्होंने इन्फोर्स इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो समझते होंगे कि हमारी वहां पे वीकनेस है, तो इसलिए उन्होंने ये जो राय दी गई है उनको कि अब आप रेड वारंट्स, तो रेड वारंट्स का तो जो हालात है आप जानते ही हैं, 3-3, 4-4 साल में किसी के भी रेड वारंट्स जो है उन पे एग्जीक्यूशन तो उनकी बरतानिया में हुई नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रेडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो एक एक्सरसाइज है जो कि वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, तो वो उस किस्म की एक्सरसाइज एक हो रही है जो कि आपको हमको एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी वो बहुत कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो एडवाइस दी जा रही है वो एडवाइस जो है वो सही नहीं है, उनको सही एडवाइस दी जानी चाहिए और जो भी उनकी टीम है उसको दो टोक बताना चाहिए कि जी ये रेड वारंट्स वगैरह जो है रेलेवेंट ही नहीं है इसमें। अच्छा इरफान कादिर साहब, आपको याद होगा कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क भेजने का मामला था तो उस वक्त भी ये पिंग पोंग बना हुआ था। अदालत ये कह रही थी कि वजारत दाखिला इस हवाले से फैसला करेगी और फिर हुकूमत ये कहती थी अदालत फैसला करेगी। यानी अब इस वक्त ये हो रहा है कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नैब इस हवाले से कोई इकदाम करे, कोई कार्रवाई करे, और नैब की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ भी आ गया है कि हुजूर हमने तो नहीं भेजा था, आपने इस हवाले से फैसला किया था, तो आप ही इस पर डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो नैब के ऊपर डाल रही है या अदालत से के हवाले से कह रही है कि हम अदालत जाएंगे और फिर इश्तिहारी करार देने के लिए भी कोई प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी मुमकिन है? देखें, इस सारी चीज में नैब को मैं नहीं समझता मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये जो तीनों रेफरेंस जो फाइल किए गए हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत चेयरमैन नैब को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप ये 3 रेफरेंसेस फाइल कर दें। चेयरमैन नैब ने तो खुद किया ही नहीं। तो ये पनामा केस जो है इसकी इनिशिएशन भी चेयरमैन नैब ने नहीं की, और उसके बाद उनका जो बाहर जाने में जो भी ऑर्डर्स थे वो या तो अदालत के थे या फिर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के भी ऑर्डर इसमें है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला ऑर्डर है 8 हफ्तों का, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था, फिर लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था। तो ये अदालत और हुकूमत के दरमियान है। नैब का तो एज सच इसमें कोई रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। मुमताज माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि पंजाब खवातीन के लिए खतरनाक क्यों है, और नसीम इरशाद एडवोकेट की एक दिल दहला देने वाली वीडियो मंजर आम पर आई है। ये क्या मामला है, उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं वकील हूं, मेरे सर पर दुपट्टा दे दें, दिल चीर देने वाले ये अल्फाज नसरीन इरशाद एडवोकेट के हैं। वो खातून वकील जिन्हें मुबैना तौर पर 14 अगस्त की सुबह उनके चैम्बर से अगवा किया गया। अगवाकार मुसलसल 1 हफ्ता उन्हें जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते रहे और फिर उन्हें नीम बेहोशी की हालत में जिला विहाड़ी की तहसील मेलसी के इलाके दीपालपुर में खेतों में फेंक कर छोड़ गए। नसरीन इरशाद नीम बेहोशी की हालत में थी जब उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। नसरीन इरशाद के इब्तदाई बयान के मुताबिक उन्हें 14 अगस्त को दफ्तर से 4 नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया था जो उन्हें नीम बेहोशी के इंजेक्शन लगाते रहे। इसके अलावा मजीद जानती है, इस हवाले से खातून का बयान सामने आया है। इस वीडियो में वो क्या कह रही हैं, जरा उसकी झलक आपको दिखाता हूं। कौन है, कौन वो? आपके जिस्म के साथ कुछ चीज और तो नहीं बंधी हुई? हाथ खोल दें आपके। बोल दी नहीं, बोल दी भाई, बोल दी। तो कोई औरत नहीं है? और कोई औरत खड़ी है, कोई औरत है, औरत कोई है, औरत ले आओ, हाथ खोलो। कोई आ जाओ, औरत कोई बड़ी मुश्किल के साथ खातून बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक वकील हैं और उनके सर पर दुपट्टा दे दिया जाए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि वसीम अकरम प्लस के पंजाब में जहां दूसरों को इंसाफ दिलाने वाली खातून वकील महफूज नहीं है, वहां एक आम औरत की जिंदगी कैसे महफूज रह सकती है। नसरीन इरशाद के साथ होने वाले वाक़े पर मुल्क भर की वकला तंजीमें सरापा एहतजाज हैं।
मगर अगवा के पूरे 9 दिन के बाद एक वकील की FIR दर्ज होना भी पुलिस निज़ाम पर सवालिया निशान है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। जो नसरीन इरशाद एडवोकेट की वीडियो सामने आई है, उस वीडियो ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, 15 अगस्त की सुबह देपालपुर से उन्हें उनके चैम्बर से अगवा किया जाता है मुबैना तौर पर। 10 रोज तक वो गुमशुदा रहती हैं और जिस वक्त वो मिलती हैं, जिस हालत में मिली हैं और जो वो बयान कर रही हैं, वो दुख नाकाबिले बयान है। अब आप वड़ाइच साहब बताइएगा कि एक प्रोफेशनल लॉयर के साथ ये वाकया पेश आया और 10 रोज के बाद तकरीबन ये वाकया रिपोर्ट होता है पुलिस के पास और फिर FIR का इंदराज उस वक्त होता है जब वो बरामद हो जाती हैं और कुछ लोग ये बताते हैं कि ऐसा हुआ है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। आपके पास इस वाकये से मुताल्लिक क्या मालूमात है और फिर ये भी बताइएगा कि FIR के इंदराज में ताखीर क्यों हुई, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR क्यों दर्ज हुई? हसन भाई, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कल सुबह से जब से ये वीडियो वायरल हुई है नसरीन इरशाद साहिबा की, हमारी पूरी कम्युनिटी खून के आंसू रो रही है कि देखें, या वकील वो लोग हैं कि जो आम सोसाइटी के जो जिन बंदों को लोगों के हकूक़ के लिए जंग लड़ते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है उसके लिए उसकी जंग लड़ते हैं। मगर ये बड़े दुख की बात है कि एक हमारी लेडी लॉयर जो प्रोफेशनल वकील है, वो 15 अगस्त को अपने चैम्बर से उसको किडनैप किया जाता है और उसके बाद जब वो रिकवर हो जाती है देन भी वो FIR वो उसके बाद जाके दर्ज करते हैं। ये हमेशा हमारा शुरू से ये इशू चल रहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि यार खुदा का नाम है कि उस तबका का जो हमेशा लोगों के हकूक़ की बात करती है, आप उनके साथ इस तरह करते हो तो आम लोगों के साथ क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। अच्छा वड़ाइच साहब, नसरीन इरशाद एडवोकेट, क्या आपकी इनसे बात हुई है? वो क्या बता रही हैं? इस वाक़े के पीछे कौन लोग मुलव्विस हो सकते हैं, क्योंकि FIR का इंदराज तो नामालूम अफराद पर हुआ है? जी वो देखिए जी, अभी तो वो अपनी सेंसेस में ही नहीं आई। नसरीन इरशाद साहबा से कल भी बात हुई थी, वो अभी तक अपने सेंसेस में नहीं आई। जब वो अपने सेंसेस में आएंगे तभी वो करेंगे। कि उन्होंने मेरी जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बंदा जिसकी टेलीफोनिक कॉल वहाँ पे कन्वर्सेशन होती रही है ऑन स्पीकर, उसको वो कहती हैं कि शायद वो उसी प्रेमिसेस से वो उस बंदे का कोई तल्लक है, वो कह रही हैं। वो अब हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हसन भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखें जी, सबसे बड़ी अलार्मिंग जो पोजीशन है वो ये है कि आप देखें कि विद इन 3 वीक्स 5 एडवोकेट मर्डर हुए हैं, 3 वीक के दरमियान, और 4 एडवोकेट्स पर कातलाना हमला हुआ है। और इसके बाद आप देखें इसको, आप जब पीछे जाएंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी एक चेन है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि यार जब तक आप इन मुल्ज़िमों को ट्रेस नहीं करते, ट्रेस करके एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दोगे, तब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होंगे। अच्छा वड़ाइच साहब, ये पंजाब का मामला है, देपालपुर में यह वाक़या पेश आता है और पंजाब के कुछ स्टैट्स मेरे पास हैं जो क्राइम रेट के हवाले से हैं। सूबा पंजाब में जो दावे किए जाते हैं वो तो यकीनन एक तरफ है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कतई नज़र इससे कि कम्युनिटी, ये खासतौर पर लॉयर कम्युनिटी है जिसके साथ ये इंसिडेंट पेश आया है, लेकिन बिलुमूम हो ये रहा है कि पंजाब में रोजाना औसतन ऑन एवरेज 25 अफराद अगवा हो रहे हैं, 11 अफराद कत्ल हो रहे हैं, 9 अफराद की इस्मत दरी की जा रही है और 3 बच्चों से बदफेली के वाकयात में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है और ये किसी भी ख़ास कम्युनिटी से बालातर होकर बिलुमूम ऐसा देखने में आ रहा है। ये बताइएगा कि पुलिस का इस हवाले से, खासतौर पे पंजाब पुलिस का क्या रोल है, क्या किरदार रहा है और इस पर्टिकुलर केस में कितना हेल्प करती हुई दिखाई दी आपको? हसन भाई, बात वही होगी कि जब आप उस कम्युनिटी को, जो लोगों के हकूक़ की बात करती है, उसके साथ ये हो रहा है तो आम कम्युनिटी के साथ क्या होगा, आम माशरे के साथ क्या होगा। मैं वही कहता हूँ कि कोई लॉनेसनेस की अखीर हो चुकी है। कोई इनका एक होता है ना, कोई प्रोसीजर होता है। आप ऑब्ज़र्व करें, चाहे वो हमारी वकला की कम्युनिटी है, चाहे आपकी मीडिया की है, चाहे आम लोगों की है। जब भी किसी बंदे को एक FIR लॉन्च करवानी हो, उसके लिए कितने उसको पापड़ पेड़ने पड़ते हैं। वो सिस्टम जो एक हम जब से हमने होश संभाली ये कि थाना कल्चर की जो तब्दीली है, वो सिर्फ एक नारा बन गया हुआ है। अभी तक आप कहने के कोई एक्चुअली कोई काम किया गया कुछ भी नहीं है, जीरो है। अभी तक भी आप देखेंगे कि थानों में रवायती सिस्टम ही चल रहा है। वो बंदे को आज के दौर में उतना किसी मुल्ज़म को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती जितनी एक मुद्दई को अपनी FIR अपने हकूक़ के लिए करना पड़ता है। अच्छा वड़ाइच साहब, वकीला बरादरी इस मामले पर सरापा एहतजाज है। आज आपने भी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया। ये बताइएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, इस मुकदमे को किस तरह परसू करेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा अब ये केस?
हसन भाई सिर्फ हमारे मद्देनज़र सिर्फ ये एक मुकदमा नहीं है। मैंने आपको बताया कि विद इन 3 वीक्स 3 हफ्तों के दौरान हमारे 5 वकला मर्डर हुए हैं और 4 पे कातलाना हमला हुआ है। मैं इंशाल्लाह ताला हमारी पिटीशन तैयार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आज यहाँ पे नहीं थे, वो पिंडी बेंच में थे। सुबह इंशाल्लाह ताला वहाँ होंगे। हम इसको सारा इसको वसी पैमाने पे लेके जाएंगे और इसके कोई ना कोई हम इसका ना कोई वे आउट परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे कि कम से कम उस कम्युनिटी के साथ कि जो अब हकूक़ के लिए लड़ती है, जो हर बंदे के हकूक़ के लिए लड़ती है, उसके साथ इस तरह की ज्यादती ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर रसूलुल्लाह वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब पंजाब में अगवा का ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे कबल भी कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। वसीम अकरम प्लस के पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल यह है कि सूबे से औसतन 25 अफराद रोजाना अगवा हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि सूबे में रोजाना की बुनियाद पर 11 कत्ल के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लिया जाए जो पंजाब में खवातीन के साथ ज्यादती के रोजाना 9 मुकदमात, जबकि बच्चों से बदफेमी के 3 वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक इस साल के पहले 5 माह के दौरान पंजाब भर में कत्ल की 2012, इक़दाम कत्ल की 2967, अगवा की 6467 रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं। इसी तरह सूबे में अगवा बराए तावान के 17, इस्मत दरी के 1659 मुकदमात का इंदराज हुआ है। अगर गुज़श्ता साल का जायजा लिया जाए तो साल 2019 में पहले 10 माह में 3451 अफराद कत्ल हुए, जबकि 4604 इक़दाम कत्ल के मुकदमात का इंदराज हुआ। सूबे में गुज़श्ता साल 12828 अगवा के मुकदमात, जबकि 3387 इस्मत दरी के केसेस दर्ज किए गए। अब यह आदादोशुमार वसीम अकरम प्लस की गुड गवर्नेंस का पोल खोल रहे हैं, जिन पर फौरी तौर पर तवज्जो देना लाजमी है। अगर ये फौरी तौर पर तवज्जो ना दी गई तो खुदा न खास्ता जो आदादोशुमार इस वक्त हैं उनमें कई गुना इजाफा हो सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं, आशारिये हैं, वो बड़े मस्बत हैं। क्या वाकई ऐसा है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने ट्विटर पर एक खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने कौम को बताया कि मुल्क की मईशत अब दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ी है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मीर रियासत के मुताबिक जुलाई 2019 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो जून 2020 में कम होकर $100 मिलियन पर आया। और फिर जुलाई 2020 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $424 मिलियन सरप्लस हो गया है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद कहा है कि ज़बरदस्त तब्दीली, बरामदात में मुसलसल बेहतरी जो जून 2020 की निस्बत 20% ज़्यादा रही हैं, और फिर रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि बरामदात बढ़ रही हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब चल पड़ी है। मीर रियासत की आदादोशुमार का अगर जायज़ा लिया जाए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक माशी इस्तेहकाम के लिए किए गए कामयाब इक़दाम के जून से जुलाई 2019 तक फरवरी माली साल 2020 में माशी बेहतरी को फ़रोग़ मिला है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद मार्च 2020 के अवाखिर और इसके बाद आने वाली कसाद बाजारी के खिलाफ काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। खासतौर पर जुलाई तक फरवरी माली साल 2020 की मुद्दत के दौरान मालियाती और जारी खाते के खसारों पर काबू पाने में खासी पेशरफ्त हुई है, जिसका सबब महासिल की मजबूत नमू, मार्केट का तयन करदा एक्सचेंज रेट अपनाने की पॉलिसी और फिर ज़र मुबादला के बफर्स में इजाफा था। अबूरी तखमीनों के मुताबिक 68 साल में पहली बार पाकिस्तान की हकीकी GDP नमू माली साल 2020 में सुकड़ जाएगी। ताहम 0.4% का सुकड़ाव इतना शदीद नहीं था जितना कोविड-19 के बायस दुनिया के बेशतर दीगर ममालिक और दीगर इलाकों में मुतवक्के है। रिपोर्ट में यह बात भी बड़े जोर देकर कही गई है कि GDP में कमी की बड़ी वजह सनतों और खदमात के शोबे की सरगर्मियों में कमी है। बड़े पैमाने की अशिया साजी में जनवरी तक फरवरी माली साल 2020 के दौरान बेहतरी देखी गई है, जिसका बुनियादी सबब बरामदी शोबे हैं, जबकि बेहतरी में कुछ हिस्सा ग़िज़ाई अशिया और खाद के शोबों का था। ज़राअत का शोबा कोविड-19 से मुतासर नहीं हुआ और अहम फसलें पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छी हुई हैं। मार्केफ नासाजगार मौसमी हालात और कीड़ों और टिड्डी दल के हमलों के बायस कुछ सालाना अहदाफ पूरे नहीं हो सके। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो माशी आशारियों को काफ़ी बेहतर बनाकर पेश कर रहा है, लेकिन हकायक शायद इसके बरक्स हैं। इस वक्त दुनिया भर में तजारती सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं, जिसके बायस पाकिस्तान दरामदात पर इन्हिसार नहीं कर रहा। इसी तरह बरामदात में इजाफे की बात तो की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान ने बरामद कौन सी वस्तुआत की हैं, कौन सी वस्तुआत जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। हुकूमत के माशी इक़दामात के असरात आलमी सतह पर तजारती सरगर्मियों में तेजी के बाद होंगे।
यकीनन ये अमल काबिल गौर है। तफसीलात ज़र में जहां बरामदात इजाफा बताई जा रही हैं, असल में बरामदात के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको नहीं देखा जा रहा है। अब एक और अहम मामले की तरफ बढ़ते हैं। तालिबान के कतर सियासी दफ्तर के ज़ौमा का वफ्द वजारत खारजा की दावत पर इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दौरे की तस्दीक करते हुए कहा है कि वफ्द के साथ अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर ये लोग पहुंचे हैं। वफ्द अफगान धड़ों के दरमियान मफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। कबल जी अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने पैगाम में कहा था कि सियासी दफ्तर के नायब पॉलिटिकल डायरेक्टर और सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उसकी सरबराही में तालिबान रहनुमाओं का एक वफ्द वजारत ख़ारजा पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान रवाना हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि वफ्द सीनियर पाकिस्तानी उहदेदारों से मुलाकात करके अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल करेगा और इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन तिजारती सहूलियात के क़याम और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफ्द दीगर ममालिक का दौरा भी करेगा। अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की जानिब से वफ्द का मकसद खित्ते के ममालिक और दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ मस्बत ताल्लुकात के क़याम और आलमी अमन से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ पहुँचाना है। सुहेल शाहीन का मज़ीद कहना है कि ऐसे दौरे आलमी सतह पर कोरोना की वबा की वजह से कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिए गए थे, लेकिन अब ये दोबारा शुरू हुआ है। मुस्तकबिल करीब में अमारत इस्लामिया के दफ्तर के वफूद दूसरे ममालिक का भी दौरा करेंगे। अफगान अमन अमल के हवाले से ये दौरा बड़ा अहम करार दिया जा रहा है और अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम है। इसमें क्या फ़ैसले होते हैं और अमन के हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। ये था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।